Hello student, today we will learn class 12th commerce subject account. In account, our topic is running changing profit sharing ratio among the existing partner. Okay, in this chapter today we will learn about revaluation of assets and liabilities. रिवैल्यूएशन कब किया जाता है असेट्स और लाइबिलिटीज़ का, हम आज ये समझेंगे. In short, I have taught you about this topic. Okay, now we will learn in detail. जब नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है पार्टनरशिप में, ठीक, उस समय उसे रियल कंडीशन बताई जाती है पार्टनरशिप की. रियल कंडीशन मीन्स वास्तविक स्थिति असेट्स और लायबिलिटीज़ की क्या है जब उसे एडमिशन दिया जाता है तब. इसके लिए रिवैल्यूएशन किया जाता है असेट्स और लायबिलिटीज़ का. अब असेट्स का रिवैल्यूएशन किया जाएगा मीन्स माना कि हमारे पास बिल्डिंग 1 लाख रुपए की थी जब पार्टनरशिप की स्थापना की थी तब. अब उस बिल्डिंग की कीमत क्या है मीन्स इंक्रीज हुई उसकी वैल्यू या डिक्रीज हुई. 1 लाख की जब ओपनिंग की थी तब बिल्डिंग की कीमत 1 लाख रुपए थी. अब सपोज 1,20,000 रुपये उसकी वैल्यू हो गई तो 20,000 रुपये क्या हुआ, इंक्रीज हो गई उसकी वैल्यू 20,000 रुपये से. ऐसे जितनी भी असेट्स है पार्टनरशिप में उसका रिवैल्यूएशन किया जाएगा. ठीक, सभी एसेट्स का जो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, ठीक है, उसे उसके कारण जो प्रॉफिट और लॉस होता है रिवैल्यूएशन का, जस्ट लाइक लायबिलिटीज़ का भी यही करना है. लायबिलिटीज स्थापना की थी, पार्टनरशिप की स्टार्टिंग की थी, उस समय लायबिलिटीज़ क्या थी और अब क्या है, कितनी लायबिलिटीज़ है. ठीक, अब लायबिलिटीज़ के बारे में भी रियल कंडीशन बताना है न्यू पार्टनर को. अब ये असेट्स और लायबिलिटीज़ का जो है रिवैल्यूएशन करने से जो प्रॉफिट और लॉस आता है, ठीक, उसे पार्टनर को तो नहीं, जो प्रॉपर्टीज़ है, जो असेट्स है, लायबिलिटीज़ है, उसकी वैल्यू बता दी हमने, बट उसके कारण जो प्रॉफिट और लॉस हुआ रिवैल्यूएशन के कारण, उस प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड पार्टनर शेयर कर देंगे. मीन्स सिर्फ ओल्ड पार्टनर ही रखेंगे उस प्रॉफिट और लॉस को, रिवैल्यूएशन के लॉस या प्रॉफिट को. अगर लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर्स देंगे, उसकी भरपाई करेंगे. अगर प्रॉफिट होता है तो ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर कर लेंगे उस प्रॉफिट को. न्यू पार्टनर का कोई पार्ट नहीं रहेगा इसके अंदर. ओके स्टूडेंट, रिवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, न्यू पार्टनर को एडमिशन देंगे उस समय जो फाइनल कंडीशन, रियल कंडीशन जो होती है वो बताने के लिए रिवैल्यूएशन किया जाता है असेट्स और लायबिलिटीज़ का. अब रिवैल्यूएशन असेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों का होता है तो उसकी एंट्री होती है, जनरल एंट्री पास करनी रहती है हमें. ठीक है, जनरल एंट्री के बाद में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना रहेगा. ठीक, पहले हम जनरल एंट्री देखते हैं. असेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन होने के कारण किस प्रकार से जनरल एंट्री होंगी. मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो अगर असेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों एंट्री में मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज में रिवैल्यूएशन आएगा. जैसे हम रिवैल्यूएशन ही कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन तो आना स्वाभाविक है. ठीक, जैसे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, ठीक है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स. जब असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, अब असेट्स में कोई सी भी असेट्स हो सकती हैं यहाँ पर. जैसे बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है वही वैल्यू लिखना है हमें यहाँ पर. जैसे 20,000 रुपये से इंक्रीज हुई थी, 1 लाख की थी असेट्स और 1,20,000 की हो गई तो हम 20,000 रुपये लिखेंगे. 20,000 रुपीज़ लिखना है हमें. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20,000 रुपीज़. और नरेशन लिखेंगे हम इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स.
ओके। नेक्स्ट है, अगर डिक्रीज होता है वैल्यू ऑफ असेट्स में, असेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है, जैसे मशीन थी हमारे पास 80,000 रुपये की जब पार्टनरशिप की स्टार्टिंग की थी उस समय, अब हमने देखा रिवैल्यूएशन किया, मार्केट में सर्च किया, ठीक है, तो अब पता चला हमें कि उसकी वैल्यू हो गई 70,000 रुपये की, 10,000 रुपये से डिक्रीज हो गई असेट्स की वैल्यू, ठीक। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एड टू असेट्स मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट एड टू मशीन अकाउंट 10,000 रुपीज़ अमाउंट में लिखेंगे हम सिर्फ 10,000 रुपीज़, ठीक। जितनी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती है वही वैल्यू लिखी जाती है एंट्री में, ओके। देन इंक्रीज इन लायबिलिटीज़, अब देखते हैं लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो गई जब या पार्टनर्स नहीं आया उसके पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले हमारे क्रेडिटर्स मान लो 50,000 के थे, अब 60,000 के हो गए, तो 10,000 रुपीज़ से हमें इंक्रीज हो गई लायबिलिटीज़, तो यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट एड टू लायबिलिटीज़, ठीक। कितने अमाउंट 10,000, 50 से 60 हो गए, 10,000 रुपीज़ मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट एड टू क्रेडिटर अकाउंट, ठीक। अगर डिक्रीज होती है लायबिलिटीज़, ठीक है, जैसे लोन था, हमें लोन देना था, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, किसी प्रकार का डिक्रीज इन लायबिलिटीज़, लोन हमें देना था अभी तक 10,000 रुपीज़, अब रिवैल्यूएशन किया, पता चला 8,000 रुपीज़ ही लोन पे करना है हमें अब, तो लायबिलिटीज़ अकाउंट एड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर हम लिखेंगे 2,000 रुपीज़, ठीक है। डिक्रीज हुई तो वहाँ पर हो जाएगा लायबिलिटीज़ अकाउंट एड मीन्स लोन अकाउंट एड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 रुपीज़। अगर असेट्स नॉट शो इन द बैलेंस शीट, ठीक है, ऐसे असेट्स रिवैल्यूएशन करने से पता चला कि ये बैलेंस शीट में शो नहीं की गई है, बाद में पता चला कि बैलेंस शीट में नहीं है वो असेट्स, तो उसके लिए एंट्री होती है अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी असेट्स हैं, असेट्स कोई से भी अगर बताया आपको कि ये असेट्स थी और उसे बैलेंस शीट में शो नहीं किया गया, तो अनरिकॉर्डेड असेट्स मीन्स उस असेट्स का नाम लिखेंगे और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन, इन नरेशन वी विल राइट असेट्स टेकन इनटू अकाउंट्स मीन्स अकाउंट्स में असेट्स लेकर आए। सेम एज इट इज हो जाता है लायबिलिटीज नॉट शो इन द बैलेंस शीट, ठीक है। अगर लायबिलिटीज होती है उसे अगर बैलेंस शीट में शो नहीं किया गया, ठीक, तो एंट्री क्या होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। जैसे लायबिलिटीज देखते हैं हम, लायबिलिटीज नॉट शो, लायबिलिटीज नोट शो इन द बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। नरेशन लिख देंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टेकन इनटू अकाउंट, ओके। अब इसके बाद में आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर मान लो हमें एडजस्टमेंट में दिए हुए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए रिवैल्यूएशन
अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। स्टूडेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए हम एंट्री करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नरेशन लिखेंगे बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस brought into अकाउंट। मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लेकर आया गया अकाउंट्स में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स क्या होता है? अदत्त व्यय। ओके, जो एक्सपेंसेस बाकी रह गए हैं पे करने से कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए एंट्री होगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सेवंथ एंट्री है प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड इनकम, सॉरी। प्रीपेड इनकम, अनुपार्जित आय, ठीक है। इसके लिए एंट्री होगी अनएक्रूड या प्रीपेड। ओके, दोनों हो जाएगा यहाँ पर, अनएक्रूड या प्रीपेड। सो वी विल राइट प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग प्रीपेड एक्सपेंसेस brought into अकाउंट। ओके स्टूडेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस के बाद में अगर रिवोल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है, मीन्स रिवोल्यूशन अकाउंट के कारण या रिवोल्यूशन के कारण अगर प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप में, जैसे असेट्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ी, ठीक, लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई, मीन्स प्रॉफिट हुआ। उस कंडीशन में क्या होगा? पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा। मीन्स डिक्रीज कम हुआ, असेट्स इंक्रीज ज़्यादा हुई तो प्रॉफिट हो गया। फॉर प्रॉफिट वी विल पास एंट्री, सो वी विल राइट हियर प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। ठीक है, रिवोल्यूशन पर प्रॉफिट होने पर एंट्री होगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इन नरेशन वी विल राइट प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन transferred to old partner capital account। अगर लॉस होता है मीन्स लॉस ऑन रिवोल्यूशन, स्टूडेंट अगर रिवोल्यूशन किया जाता है और लॉस होता है पार्टनरशिप में तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
revaluation account. In narration we will write loss transferred to old partners capital account. In debit side you can write in debit side and profit will in credit side. Okay स्टूडेंट, अब हमने ये एंट्रीज क्यों समझी, क्योंकि आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में, उसमें कुछ क्वेश्चंस में हमें रिवैल्यूएशन से जो इफ़ेक्ट हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज हुई असेट्स और लायबिलिटीज़ में, उसकी एंट्री करना है. ओके और कुछ में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. तो हमने 11th क्लास में पढ़ा कि जितनी एंट्री होती है उनसे लेज़र बनते हैं, उनसे अकाउंट भी बनाया जाता है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड एंट्रीज. क्यों? क्योंकि इसके बाद में हमें प्रोसेस में लाना है, मीन्स आगे प्रोसेस में आएगा रिवैल्यूएशन से एंट्रीज करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. Now student, we will solve question number 22. Okay, question number 22 has given A and B are partner in a firm in the ratio 3:1. Their balance sheet as on 31st December 2017 stood as under. ठीक है, यहाँ पर हमें बैलेंस शीट दी हुई है. अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट में दिया है. They decide to admit C for 1/4 share in the profit on the following terms for 1st January 2018. ओके, उन्होंने सी को एडमिशन दिया है 1/4 पार्ट के लिए. ए और बी ओल्ड पार्टनर है. अब सी को यहाँ पर एडमिशन दे रहे हैं ये, तो उस कंडीशन में इन्होंने रिवैल्यूएशन किया है असेट्स और लायबिलिटीज़ का. असेट्स यहाँ पर हो गई, प्लांट विल बी एप्रिसिएटेड टू ₹1,30,000. अब हमें ये देखना है कि बैलेंस शीट में जो प्लांट्स की वैल्यू दी है वो वैल्यू क्या थी. पहले प्लांट्स थे 1 लाख रुपीज़ के, अब 1,30,000 हो गए, मीन्स 30,000 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गई प्लांट की वैल्यू. ओके, सो हमें अभी हमने जस्ट रिवैल्यूएशन की जो एंट्रीज देखी, उसमें अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो हम एंट्री करते हैं असेट्स अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो यहाँ पर प्लांट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है तो प्लांट्स अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा. ठीक, हम जितनी वैल्यू ये भी कर सकते हैं कि जो असेट्स, जितनी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है एक साथ में, एक बार में सभी को डेबिट कर दें तो वो रिवैल्यूएशन कर सकते हैं. ठीक है, अगर डिक्रीज़ होती तो रिवैल्यूएशन और टोटल जितनी भी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है उनको एक के बाद एक लिख देंगे. ठीक है, तो हम एक साथ में कर रहे हैं सारी एंट्रीज. सेकेंड पॉइंट दिया है लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिसिएटेड 1,57,500 रुपीज़. अब लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, पहले वैल्यू क्या थी इसकी 1,50,000, मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ गई यहाँ पर कितने से 7,500 रुपीज़ से. ओके, दो असेट्स की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है. इसके बाद में स्टॉक इज ओवर वैल्यूएड बाय 6,000. ठीक है, अब स्टॉक पहले क्या था 40,000 था. ठीक है, अब यहाँ तो डायरेक्टली दिया स्टॉक इज ओवर वैल्यूएड. ठीक है, जो बैलेंस शीट है उसके अंदर स्टॉक का मूल्य 6,000 रुपीज़ से ज़्यादा लगाया गया.
ठीक है, वो रियल वैल्यू नहीं है मीन्स स्टॉक की, तो हमें स्टॉक की वैल्यू 6,000 रुपीज़ से कम करना है। जो बैलेंस शीट लिखी है, बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक क्या है 40,000 रुपीज़ का है, ठीक है, उसमें जो वैल्यू मीन्स 40,000 रुपीज़ है वो ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा लिखा गया है 6,000 रुपीज़ से, तो स्टॉक को हमें 6,000 रुपीज़ से कम करना है, मीन्स स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज होगी यहाँ पर। अ प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड 5% एट द रेट 5% ऑन डेब्टर्स। ठीक, यहाँ पर प्रोविज़न करना है हमें 5% बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए ऑन डेब्टर्स। ठीक है, तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारा। ठीक, तो हमें ये इसके कारण हमें लॉस होगा या एक्सपेंसेस होगा, इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट दिया है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 4,500 देयर विल बी अनपेड। ठीक है, जो क्रेडिटर है वो अनपेड है, मीन्स यहाँ पर क्रेडिटर की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक, 4,500 रुपीज़ से हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक, हमें जनरल एंट्रीज बनाना है असेट्स और लायबिलिटीज के लिए, जो इनके जो डिक्रीज हुआ है उसमें। तो प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है यहाँ पर, तो हम जनरल एंट्रीज पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक, प्लांट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम एंट्री करेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्लांट्स की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है 30,000 रुपीज़ और लैंड एंड बिल्डिंग 7,500 रुपीज़। 30,000 और 7,500 टोटल हो गया इंक्रीज 37,500। नरेशन लिखेंगे हम इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर इंक्रीज हुई है प्लांट्स की वैल्यू एंड लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू। इसके बाद में स्टॉक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड क्रेडिटर्स। स्टॉक को कम करना है, ओवर वैल्यूड है स्टॉक तो उससे हम कम करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मेक करना है, मीन्स बनाना है प्रोविजन, और क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो इसके लिए एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक की वैल्यू हमें डिक्रीज करना टू स्टॉक अकाउंट टू प्रोविज़न फॉर
doubtful debts. Okay, and then creditor क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है. क्या कितनी वैल्यू हो रही है? स्टॉक 6000 से हमें डिक्रीज करना है 3000 प्राइस मीन्स 3000. जो देखो यहाँ पर 6000 प्रोविजन करना है हमें डेप्टर्स पर 5%. तो डेप्टर्स कितने हैं हमारे पास? 60,000 रुपीज़. 60,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा हमारी वैल्यू 3000. मतलब 60,000 का 5%. ठीक, प्रोविजन करना है तो ये 3000 हो गया. नेक्स्ट है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स 4,500 रुपीज़ से इंक्रीज हो रहा है. सो वी विल राइट 4,500 रुपीज़. टोटल हो गया 13,500 रुपीज़. नरेशन you will write decrease in the value of stock and debtors and increase in the value of creditors. ओके स्टूडेंट, ये दो एंट्री असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसके लिए हो गए. यहाँ डिक्रीज हुई असेट्स और इंक्रीज हुई क्रेडिटर्स की वैल्यू. इसके लिए हमने कर दिया ये. अब इसके बाद में हमें बताना है यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस. रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. ठीक, यहाँ पर 37,500 माइनस 13,500 रुपीज़ जो इंक्रीज हुई मीन्स हमें इनकम हुई, इनडायरेक्ट इनकम, या फिर बोल सकते हैं रिवैल्यूएशन के कारण प्रॉफिट हुआ. कितना हुआ? 37,500 रुपीज़. और लॉस हो रहा है हमें 13,500 रुपीज़. ये माइनस कर देंगे हमें तो हो जाएगा ये 24,000 का प्रॉफिट. अब 24,000 जो प्रॉफिट है उसके लिए एंट्री होगी. हमने प्रॉफिट के लिए एंट्री समझी है. ठीक, प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. कितने हैं यहाँ पर? 2 है. लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट. अब 24,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ. इस प्रॉफिट को शेयर करेंगे दोनों पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में 3/4. ओके, 3:1 है इनका ओल्ड रेशियो तो 3/4 हो गया. तो ये हो गया 6 टाइम और ए को मिल जाएगा 1,800 रुपीज़ और बी को होगा 600 रुपीज़. ठीक, 18,000 सॉरी और 6,000 टोटल हो गया 24,000 रुपीज़. नरेशन लिख देंगे हम. बीइंग प्रॉफिट
on revolution transferred to old partner capital, old partners capital account in their old ratio. Their old ratio. ओके स्टूडेंट, हमें इस क्वेश्चन में ये 3 एंट्रियाँ करनी थी जो हम कर चुके हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ we have completed question number 22.